बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप सीरीज। तो हमने स्टार्ट किए हुए थे सर्जिकल टॉपिक्स ओपीडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द हेमराइड्स। हेमराइड्स या हेमराइड्स को हम पाइल्स का नाम भी देते हैं। अब हेमराइड्स होते क्या है? दे आर हेमराइड्स आर अ स्वॉलन एंड इन्फ्लेम्ड वेन्स इन द एनस एंड द लोअर रेक्टम। ठीक है, ये हमारे पास स्वॉलन और इन्फ्लेम्ड वेन्स होती हैं। कहाँ पे? एनस और रेक्टम में, लोअर रेक्टम में। ठीक है, दे आर सिमिलर टू वेरिकोज वेन बट अक्कर इन टेक्टर एरिया। जो हमारी वेरिकोज वेन्स होती हैं ना, जैसे नॉर्मली हमारी बॉडी में वेरिकोज वेन्स होती है, जब वो स्वेलिंग हो जाती है उनकी, ठीक है, तो वो फिर सिम्टोमेटिक हो जाते हैं और हमें सिम्टम्स आते हैं। इसी तरीके से ये जो हम ये वेन्स होती हैं हेमराइड्स की, ठीक है ना, तो ये जब स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो तब पेशेंट सिम्टम्स लेके आता है हमारे पास। वी आर ऑल बोर्न विद हेमराइड। ठीक है, हम सब हेमराइड के साथ पैदा होते हैं, बट दे टिपिकली डोंट बॉदर अस। ये वो हमें बॉदर नहीं करते, परेशान नहीं करते। इट्स ओनली तभी करते हैं व्हेन दे स्वेल, जब उनकी स्वेलिंग हो जाती है एंड इन लार्ज दैट दे प्रोड्यूस इरिटेटिंग सिम्टम। ठीक है, तो इन पिक्चर्स में आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी ये रेक्टम है। ठीक है, और नीचे आपको ये इंटरनल हेमरेड और एक्सटर्नल हेमरेड, ये इनकी टाइप्स उन्होंने बताई हुई है आपको। अगर हम हेमराइड्स की टाइप्स की बात करें, तो इंटरनल हेमराइड्स, एक्सटर्नल हेमराइड्स, प्रोलैप्स्ड एंड थ्रोम्बोस्ड। इंटरनल हेमराइड जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटरनल होंगे, इनसाइड द रेक्टम। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये दोनों पिक्चर में इंटरनल हेमराइड की आपको पिक्चर नजर आ रही, और वो इनसाइड द रेक्टम है। दे आर यूजुअली पेनलेस बट मे कॉज ब्लीडिंग। ठीक है, ये पेनलेस होते हैं, अंदर होते हैं रेक्टम के, और पेनलेस होते हैं, और लेकिन इनसे ब्लीडिंग हो सकती है। The second type is the external hemorrhoid under the skin around the anus। ठीक है ना, स्किन के अंडर होंगे, जैसे कि इस पिक्चर में आप देखें, एक्सटर्नल हेमराइड ये अंडर द स्किन है, और कहाँ पे है? अराउंड द एनस के बिल्कुल पास है। एंड दे कैन बी पेनफुल, इची एंड में ब्लीड। ठीक है ना, दर्द भी हो सकता है, खारिश, इचिंग भी हो सकती है, और ये ब्लीड भी हो सकता है। तो ये हो गए इंटरनल और एक्सटर्नल हेमराइड्स में डिफरेंस। अगली टाइप है हमारे पास प्रोलैप्स्ड। प्रोलैप्स्ड एक इंटरनल हेमराइड की टाइप है। देयर इंटरनल हेमराइड, इंटरनल जो हेमराइड्स है ना, वो प्रोलैप्स हो सकते हैं, प्रोलैप्स कर सकते हैं, और बल्ज बाहर निकल सकते हैं आउटसाइड ऑफ एनस। ठीक है, दिस हेमराइड में ब्लीड और कॉज पेन। इस पिक्चर में देखें, ये देखें, ये हमारे पास ऊपर सारा, ये सारा हमारे पास क्या है? इंटरनल हेमराइड, और क्या हो गया है? बाहर निकल आया, प्रोलैप्स कर गया, तो इसको हमने क्या दे दिया? प्रोलैप्स इंटरनल हेमराइड। ठीक है, लास्ट टाइप है थ्रोम्बोज्ड हेमराइड। ये एक टाइप है एक्सटर्नल हेमराइड की। एक्सटर्नल हेमराइड वेयर ब्लड क्लॉट्स इनसाइड द वेन। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल हेमराइड है, जिस वेन के अंदर ही ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, लीडिंग टू सीवियर पेन एंड स्वेलिंग। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कुछ हेमराइड्स की टाइप्स। अच्छा, एक और चीज़ है, हमने ना हेमराइड्स की ना ग्रेडिंग की होती है, कि ग्रेड 1 का हेमराइड है, ग्रेड 2 का है, 3 का है, या 4 का है। ये इंटरनल हेमराइड होते हैं, इनकी हमने ग्रेडिंग कैसे की होती है? ग्रेड 1 जो होता है ना, ग्रेड 1 नो प्रोलैप्स। ठीक है, इस ये बाहर नहीं आता, जस्ट प्रोमिनेंट ब्लड वेसल। आप जब इसको चेक करते हो, इंस्पेक्ट करते हो एग्जामिनेशन पे, तो आपको हेमराइड दिखता है, लेकिन क्या होगा? वो प्रोलैप्स नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ अनसाइड द रेक्टम होगा। दूसरा ग्रेड कौन था? ग्रेड 2, प्रोलैप्स अपॉन बियरिंग डाउन, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन। ये क्या होता है? ये वो दूसरी टाइप है, ग्रेड 2 है, जो जब भी आप नीचे बैठते हो, ठीक है, बियर डाउन होते हो, तो ये क्या होता है? प्रोलैप्स कर जाता है, बाहर निकल आता है, लेकिन खुद ब खुद ही अंदर चला जाता है। ये ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 है प्रोलैप्स अपॉन बियरिंग डाउन। जैसे आप बैठोगे तो ये प्रोलैप्स हो जाएगा एंड रिक्वायर मैनुअल रिडक्शन, और आप खुद से इसको अंदर कर पाओगे बाय यूज ऑफ फिंगर एनीथिंग। ठीक है, ग्रेड 1 क्या हुआ? वो अंदर ही रहता है। ग्रेड 2 क्या? बाहर निकलता है और खुद अंदर चला जाता है। ग्रेड 3 बाहर निकलता है और उसको अंदर करना पड़ता है। एंड द ग्रेड 4 प्रोलैप्स्ड विद इनएबिलिटी टू बी मैनुअली रिड्यूस, मतलब वो मैनुअली रिड्यूस नहीं हो सकता, वो हमेशा हमेशा बाहरी प्रोलैप्स रहता है। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं
ग्रेड 1 2 3 4। 1 हमेशा अंदर रहेगा, 2 बाहर निकलता है लेकिन खुद अंदर चला जाता है। थर्ड वन जो है बाहर निकलता है मैनुअली, अंदर खुद ही हम कर देते हैं, और जो चौथा है वो बाहर ही लटका रहता है। तो दीज आर ग्रेडिंग ऑफ हेमराइड्स। अगर अब बात करें हम कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स की, क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, तो ये हेमराइड्स हमारे पास हम इसी के साथ पैदा होते हैं, हमारे पास ये होते ही हैं हमारे जिस्म में। क्या करने से ये हो सकते हैं, हेमराइड्स कॉज हो सकते हैं? नंबर 1, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट्स क्या है? जब आप बाथरूम करने के लिए बाथरूम यूज करने जाते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? आप जब जोर लगाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेन बाउल मूवमेंट, जब आप स्ट्रेन करेंगे, जब आप जोर लगाते हैं, ये रिस्क फैक्टर है, इससे हेमराइड हो सकते हैं। सेकेंड थिंग इज द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। किसी को क्रॉनिक लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है या डायरिया चल रहा है, ठीक है, या प्रोलॉन्ग सिटिंग, अगर कोई स्पेशली ऑन द टॉयलेट, ठीक है, जो लोग टॉयलेट पे काफी देर तक बैठे रहते हैं, स्पेशली कमोड्स पे, ठीक है, तो ऐसे लोग रिस्क पे होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्योंकि एक क्या है, इंक्रीज प्रेशर ऑन पेल्विक वेन, ठीक है ना, ओवरलोड कंडीशन है प्रेगनेंसी ना, तो प्रेशर बढ़ जाएगा पेल्विक एरिया में, पेल्विक वेन पे हेमराइड हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ओबेसिटी। ओबेसिटी हो सकती है। लो फाइबर डाइट, जो जो कि लो फाइबर डाइट खाते हैं उनमें एजिंग, बूढ़े लोगों में, ठीक है, क्योंकि उनके टिश्यूज वीक हो जाते हैं, तो एजिंग इज इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट थिंग इज द हैवी लिफ्टिंग। जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं उनमें भी ये हो सकता है। तो दीज आर ऑल कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर हेमराइड। अब पेशेंट प्रेजेंट क्या करता है हमारे पास सिम्टम लेके? पेशेंट प्रेजेंट करता है विद अ ब्राइट रेड ब्लीडिंग ड्यूरिंग और आफ्टर बाउल मूवमेंट। वो कहता है कि जैसे मैं पखाना करके उठता हूँ या पखाने के दौरान क्या होता है, खून निकलता है। एनल इचिंग और इरिटेशन, ठीक है, इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, स्पेशली व्हेन सिटिंग, जैसे वो बैठता है। स्वेलिंग अराउंड द एनस, स्वेलिंग होती है। अ लंप नियर द एनस, नियर द एनस एक लंप बना होता है, ठीक है। समटाइम्स इट कुड बी टेंडर और पेनफुल। और दूसरा लास्ट में क्या है, म्यूकस डिस्चार्ज, साथ ही म्यूकस डिस्चार्ज होता है। तो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ हेमराइड्स। जनाब, हाउ विल डायग्नोज हेमराइड? बाय हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम, ठीक है। तो जैसे पेशेंट आपके पास आएगा, कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे पखाने वाली जगह से खून निकल रहा है, ठीक है, तो आप उससे हिस्ट्री लोगे, ठीक है, उसका एग्जामिन करोगे। एग्जामिन में क्या करना है, अपने एनल रीजन को इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको अब जो है पर रेक्टल ब्लीडिंग की बहुत सारी कॉजेज हैं, एनल फिशर है, आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बॉल, ढेरों कॉजेज हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री से भी पता चलेगा और एग्जामिनेशन से भी पता चलेगा। DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करने से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज एनोस्कोपी प्रोक्टोस्कोपी फॉर इंटरनल हेमराइड, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब आपने हिस्ट्री ली, हिस्ट्री से आपको आपको कोज पता नहीं चली कि इसको क्या कोज थी, आपने एनल रीजन को इंस्पेक्ट किया, आपको कोई कोज नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे, एनोस्कोपी करेंगे या प्रोक्टोस्कोपी करने के लिए देखेंगे क्या है कि इंटरनल हेमराइड तो नहीं है। ये देखें हमारे पास एक एनोस्कोप है, ये रेक्टम में या एनस में इंसर्ट करके इसको विजुलाइज करते हैं इंटरनल हेमराइड के, एनोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी। अगली चीज है कोलोनोस्कोपी, कोलोनस्कोपी इफ ब्लीडिंग नीड्स फर्दर इवेल्यूशन। अगर, ठीक है, ब्लीडिंग ज्यादा हुई जा रही है तो हमने इसको इवेल्युएट करना है अच्छे तरीके से, स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट टू रूल आउट कोलोरेक्टल कैंसर। अगर कोई एज्ड पर्सन है, ठीक है, तो उसको तो लाजमी इवेल्युएट करना है ताकि टू रूल आउट एनी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। तो अब इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे हम? अगर आपके पास पेशेंट आ गया ऐसी कंप्लेन लेके और आपने एग्जामिन कर लिया और आपके हेमराइड्स आपने कंफर्म कर लिए, ठीक है, और ये पूछ लिया कि ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, या 3 है या 4 है, ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट है।
मैनेजमेंट में नंबर 1 पे हम रखेंगे लाइफस्टाइल एंड कंजर्वेटिव मेजर्स। फर्स्ट लाइन हमने क्या करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले आ जाती है डाइटरी चेंजेस। हमने पहले रिस्क फैक्टर में पढ़ा, जो लो फाइबर डाइट खाते हैं दे आर राइट रिस्क फॉर हेमराइड। ठीक है, तो हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए। हाई फाइबर डाइट में क्या आता है, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेग्यूम। ठीक है ना, तो ये चीजें आती हैं किसमें, हाई फाइबर डाइट में। एडिक्वेट हाइड्रेशन, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, तो आप उसको एडवाइस करेंगे को हाइड्रेशन, अपने हाइड्रेटेड रहे, 6 to 8 ग्लासेस वाटर डेली पिए। ठीक है, बाउल हैबिट्स मतलब क्या, अवॉइड स्ट्रेनिंग, जो मैंने हमने पहले बात की, स्ट्रेनिंग जो पेशेंट करता है उसको अवॉइड करना। एंड प्रोलॉन्ग सिटिंग ऑन द टॉयलेट, क्योंकि हमने ये दोनों रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं, तो इनको अवॉइड करना। गो एज सून एज द अर्ज अराइज, ठीक है, जैसे आपको महसूस हुआ, अर्ज अराइज हुई पखाना करने की, तो गो एज सून एज, उसी वक्त चले जाएं। ठीक है, हाइजीन, हाइजीन का क्या मतलब है कि वार्म सीट्स बाथ्स, अब ये बहुत जरूरी चीज है हेमराइड्स के लिए। वार्म सीट्स बाथ क्या होती है, आपने एक टब लेना होगा, ये पेशेंट को कहना होगा कि टब लेना है, ठीक है, उसमें गर्म पानी करना है, हल्का सा नीम गर्म पानी करना है, और उसमें आपने बैठना है 10 to 15 मिनट्स फॉर 2 to 3 टाइम्स डेली। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपकी एनल रीजन स्वेलिंग होगी वो कम हो जाएगी, पेन होगा वो कम हो जाएगा। तो दीज आर का वार्म शीट्स बैथ्स। नेक्स्ट थिंग इज द जेंटल क्लीनिंग विद वाटर, ठीक है ना, आराम आराम से पानी से साफ करना है, और मॉइस्ट वाइप्स, जो वाइप्स मिलते हैं उनसे साफ करना है, इंस्टेड ऑफ हार्श टॉयलेट पेपर, जो टॉयलेट पेपर होता है उससे साफ नहीं करना। अदर टिप्स, रेगुलर एक्सरसाइज टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसको कहना है कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज किया करें। लास्टली द अवॉइड हैवी लिफ्टिंग एंड प्रोलॉन्ग सिटिंग, हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिस्क फैक्टर में हैवी लिफ्टिंग रिस्क फैक्टर है, प्रोलॉन्ग सिटिंग रिस्क फैक्टर है, तो इनको अवॉइड करना है। तो ये थे सारे जनरल मेजर। अब आते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट पे। मेडिकल मेडिकल मैनेजमेंट पे हमने क्या करना है, टॉपिकल ट्रीटमेंट देने हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं हाइड्रोकोर्टिजोन क्रीम्स। ये हमारे पास है हाइड्रोकोर्टिजोन क्रीम 1%। ठीक है, इससे क्या होता है, इरिटेशन कम होगी, स्वेलिंग कम होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी। ठीक है, और एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट लाइक लिडोकेन, लिडोकेन जेल, ताकि वो जगह सुन्न हो जाए, नम हो जाए। पॉजिटिव पॉजिटिव देंगे फॉर इंटरनल हेमराइड्स के लिए। ठीक है, ओरल मेडिकेशन में क्या देंगे, स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है ना, जिससे अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो आप स्टूल सॉफ्टनर देंगे इन केस ऑफ सस्पेंशन लाइक लैकासिल, क्रेमाफिन, डुफालेट। तो ये सारे हमारे पास क्या है, स्टूल सॉफ्टनर दें। या बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स, चिलियम, छिलका इस गोल, ठीक है, हम ये भी देते हैं छिलका इस गोल, सिलियम। तो ये क्या करेंगे, हमारे स्टूल सॉफ्टनर काम करेंगे। पेन रिलीफ, पेशेंट को पेन भी होगा तो एनसेट दे देना है, या एसिटामिनोफेन, कोई भी पैनाडोल, पैरासीटामोल, कोई भी पेन किलर एनसेट आपने उनको प्रिस्क्राइब कर देने हैं। दिस ऑल अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट थिंग इज द ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर्स लाइक फॉर परसिस्टेंट और सिम्टोमेटिक हेमराइड। ठीक है, तो यहाँ पे काम आ जाता है ये मेडिकल मैनेजमेंट तक काम होता है जनरल फिजिशियन का। ठीक है, आगे जो बात आ गई है वो बात चली जाती है जनरल सर्जन पे, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। ऑफिस बेस्ड फॉर परसिस्टेंट और सिम्टोमेटिक हेमराइड, किसी को परसिस्ट कर रहे हैं हेमराइड या सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, नंबर 1 इज द रबर बैंड लाइगेशन, मोस्ट कॉमन। ठीक है, होता क्या है, ये देखें, आप इस पिक्चर में देखें, ये इंटरनल हेमराइड है, एक लाइगेटर है, ये गया, हमने इंसर्ट किया और उस हेमराइड को रबर बैंड लगा दी। इससे क्या होगा, बैंड कट ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, उस जो वेन होगी, ठीक है, क्योंकि ये वेन स्वेलिंग होती है ना, तो उस वेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और वो हेमराइड श्रिंक कर जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज विच इज कॉल्ड रबर बैंड लाइगेशन। इस पिक्चर में देखें, इंटरनल हेमराइड आपको नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, दूसरी पिक्चर में उन्होंने लाइगेटर लगाया और इसको रबर बैंड कर दिया। नेक्स्ट थिंग इन द स्क्लेरोथेरेपी, इंजेक्शन, केमिकल का एक इंजेक्शन होता है जिसको हम लगाते हैं और वो हेमराइड श्रिंक कर जाता है। इंफ्रारेड कोagulation, लेजर थेरेपी कर सकते हो आप। ठीक है,
अगली चीज आ जाती है, ये थे ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर दैन टाइम टेकिंग नहीं होते। नेक्स्ट थिंग इज सर्जिकल मैनेजमेंट और सीवियर और रिकरेंट केसेस। सीवियर केस में हमने क्या करना है, हेमराइडेक्टमी, ठीक है, हेमराइड निकाल देने हैं। सर्जिकल रिमूवल मोस्ट इफेक्टिव बट मोर पेनफुल, ठीक है। और स्टेपल्ड हेमराइडिपेक्सी, स्टेपल कर देना है, स्टेपलिंग प्रोसीजर दैट रिपोजिशन एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो। Lastly, hemorrhoidal artery ligation HAL, Doppler guided ligation of blood supply। उस जो हेमराइड को ब्लड सप्लाई हो रही है उसको हमने लाइगेट कर दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हेमराइड। अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हुए तो आप उनको ट्रीट कर सकते हो बाय सर्जिकल बाय मेडिकल मैनेजमेंट एंड द लाइफस्टाइल मेजरमेंट। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है 3rd और 4th ग्रेड की, तो उसको आपको जनरल सर्जन को रेफर करना होगा और आप उसको हेमराइड्स को उस हिसाब से ट्रीट करना होगा। तो थैंक यू।